अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 42 में हम हिस्सा नसर में से सबक अली बख्श पढ़ेंगे। अली बख्श पढ़ने से पहले इनके मुसन्निफ जो हैं वो कुदरतुल्लाह शहाब हैं। 1917 में इनकी पैदाइश है, 1986 में इनकी वफात है। कुदरतुल्लाह शहाब गिलगित में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम जम्मू में पाई। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में MA किया। 1941 में ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तिदाई 2 बरस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे। इसके बाद वज़ारत इत्तलात और नशियात हुकूमत पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी और झंग में डिप्टी कमिश्नर रहे। 1954 से 1962 1962 तक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद सदर सिकंदर मिर्ज़ा सदर अय्यूब खान के सेक्रेटरी रहे। 3 बरस तक हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। 1966 में वापस आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए। 1986 यानी 1986 में वफात पाई और इस्लामाबाद में दफन हुए। वो ज़बान और बयान पर दस्तरस रखते थे। उनका सलूक सादा है, बाहमा। इनकी तहरीरों में बड़ी जाज़बियत और दिलकशी है। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखने का आगाज़ मारूफ शायर अख्तर शिरानी के रिसाले रोमान से किया था। 31 जनवरी 1959 को राइटर्स गिल्ड मार्ज वजूद में आया। राइटर्स गिल्ड अंजुमन है एक लिखारियों की, यानी कि जो राइटर्स हैं उनकी एक तंजीम। तो वो इसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। उनकी तसानीफ में याखुदा 1948, नफसाए 1950, माजी 1968, शहाबनामा 1986 शामिल हैं। शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब की खुदनोश यानी कि खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना खुदनोश है, जो उनकी तमाम तसानीफ से बढ़कर मकबूल हुई। गुज़िश्ता 25 बरस में उसके दर्जनों एडिशन शाया हो चुके हैं। सबक अली बख्श पढ़ने से पहले तदरीसी मकासद देखेंगे कि कौन से तदरीसी मकासद हैं जो हमें सबक पढ़ने के बाद पता चलेंगे। इसमें शहाबनामा का तारुफ है एक, तो दूसरा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की निजी ज़िंदगी के बास पहलू से वाक़िफ़ दिलाना, यानी अल्लामा इकबाल की प्राइवेट यानी कि ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे पहलू जिनसे हम अभी तक वाकिफ़ नहीं हुए उनसे हमें वाक़फ़ियत होगी। एक उम्दा अदबी तहरीर की खूबियों से आशना करना कि एक उम्दा अदबी तहरीर किस तरह की लिखी जाती है और इसका अंदाज़ क्या होता है। सिन्फ़ अदब में खुद नोश से आगाह करना, इन पर इसकी खूबियाँ वाज़ेह करना। खुद नोश यानी खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना। अली बख्श जो है वो अल्लामा इकबाल के पुराने वफ़ादार मुलाज़िम, जो हम तकरीबन इनकी ज़िंदगी में 40 साल तक इन्होंने अल्लामा इकबाल की खिदमत की। ठीक है, इस सबक को पढ़ते हैं। एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया था। वहाँ पे एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हो गई। ख्वाजा अब्दुल रहीम यानी कि लाहौर के मारूफ बैरिस्टर थे। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में कभी कभी उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल के देरीना यानी कि पुराने और वफादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने इसकी खिदमत के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की। अली बख्श कौन है? अली बख्श तकरीबन 40 साल से अल्लामा इकबाल के नहायत वफादार खिदमत गुजार रहे हैं। शादी के कुछ अर्सा बाद उनकी बीवी फौत हो गई तो उन्होंने फिर शादी नहीं की थी। अब हम वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे कब्जा नहीं मिलता क्योंकि कुछ शरीर लोग उस पर नाजायज़ तौर पर काबिज हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, झंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं आज ही से अपनी मोटर कार में झंग ले जाऊंगा, यानी अपनी गाड़ी में, और किसी न किसी तरह इसको ज़मीन का कब्जा दिलवा के छोड़ूंगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए। जावेद मंजिल लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़ है। ये अल्लामा इकबाल की क़यामगाह थी जिसे अब इकबाल म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया और ये महकमा सारे कदीमा की तहवील में है। ठीक है, अली बख्श से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फ़ौरन तैयार होकर उनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्जा दिलवा देंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, सोचिए तो सही, मैं ज़मीन का कब्जा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूंगा? कब्जा नहीं मिलता तो खाए कढ़ी। लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा के इन झगड़ों में पड़ गया है। लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक दो आध रोज़ के लिए झंग चलने पर आमादा हो जाता है। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम यह है कि शायद अब मैं भी उस बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर उसका सर खपाऊंगा। लेकिन मैंने भी अज़म कर रखा है, यानी इरादा कर रखा है कि मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर वाकई वाली बख्श की ज़िंदगी का एक जज़ू है तो ये जौहर खुद ब खुद इश्क व मश्क की तरह ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी कि खुशबू की तरह ज़ाहिर होकर रहेगा। मेरी तवक्को पूरी होती है। थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगता है कि अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं करता। आखिर से रहा ना कि एक सैनमा के सामने भीड़ भाड़ देख के बुड़बुड़ाने लगा। मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुकता हूँ तो अली बख्श बेसाख्ता
यानी कि खुद से ही बेसाख्ता अचानक से कह उठते हैं डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। फिर शायद मेरी दिल जोई के लिए, तसल्ली के लिए वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ हुक्का खूब पीते थे, अपना अपना शौक है, पान का हो या हुक्के का। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे, यानी अकीदतमंद थे, उनको मानने वाले थे, उनके चाहने वाले थे। उन्होंने दावत दी थी। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे। आमों का भी बड़ा शौक था। वफात से कोई 6 बरस पहले जब उनका गला पहली बार बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेजी से अपने मरकज की तरफ घूम रहा है। बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है। इन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं, बल्कि एक नशे की सी कैफियत है। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता, गालिबन उसे जहनी रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। साहब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया, मैं उनके बिल्कुल करीब था। सुबह सवेरे मैंने इन्हें फ्रूट सैलेड पिलाया। फ्रूट सैलेड यानी कि मुख्तलिफ फलों से हासिल शुदा नमक, यानी कि दवाई। कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी, लेकिन एन 5 बज के, यानी कि एन ठीक 5 बज के 10 मिनट पर उनकी आंखों में एक तेज नीली सी चमक आई और जुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया। उन्हें झंझोड़ने लगा, हिलाने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। कुछ अरसा खामोशी तारी रहती है। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैं भी उसे एक सवाल कर ही बैठता हूँ, हाजी साहब, क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंसकर टालते हैं, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अकल। मैं नहीं मानता, मैंने इसरार किया, आपको जरूर कुछ याद होगा। कभी यह हकीकत मुंतजिर वाला कुछ कुछ याद है। डॉक्टर साहब इसको खुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर साहब आमतौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नजदीक सुलाया करते थे। रात को 2-2:30 बजे दबे पाँव उठते थे, वजू करके जा नमाज पर जा बैठते थे। नमाज पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था। कभी एक कभी दो कुछ लगाते थे, कभी आंख लग जाती थी। बस सुबह तक इस तरह करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन गालिबन हिजाब में शर्म में आके उसे कबूल नहीं करता। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी। कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हिदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्टों को जोर जोर से दबाया करूं। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, मैं दबाना छोड़ देता था। इस वजह से मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से इस वारदात के मुतालिक कुछ मजीद इस्तफसार करूं, यानी सवालात करूं, लेकिन मैं इसके जहनी रब्त को तोड़ने से डरता हूँ। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। मैं भी बड़ी किफ़ायत से काम लेता था, यानी बचत से। इनका पैसा ज़ाया करने से मुझे तकलीफ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान मैं कई कई स्टेशन भूखा रहता था, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे, अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। खामखा ऐसे ही भूखे ना रहा करो। अब इसी मुरब्बे के टुंटे को देख लीजिए, यानी मसले को देख लीजिए। लालपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आओ भगत करते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, बड़े अखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज बाजार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया, मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज्जत डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे के भाग दौड़ में मेरे सर कुछ कर्जा भी चढ़ गया है, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं? जावेद का नुकसान होता है। सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए विलायत से लाहौर आएगा। जब वो छोटा सा था, हर वक्त मेरे साथ रहता था। अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो और मुनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। मुनीरा बीबी अल्लामा इकबाल की बेटी, जिसे अल्लामा प्यार से बानो कहा करते थे। मुनीरा मियाँ सलाउद्दीन से ब्याही गई, जो लाहौर की मारूफ शख्सियत मियाँ मीरुद्दीन के बेटे थे। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तहार दिया। बेशुमार जवाब आए। एक बीबी ने तो ये लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए, कहने लगे, अली बख्श, देखो तो सही इस खातून ने क्या लिखा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूंगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। मुराद ये कि इसमें जर्मन लेडी आ गई, इससे मुराद है डोरिस अहमद, जो हयात इकबाल के आखिरी 2 वर्षों में अलामा के बच्चों की तालीक, यानी तालीक उस्ताद और निगरान के तौर पर जावेद मंजिल में मुकीम रही। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की साली थी। अली बख्श का तखय्युल ख्यालात बड़ी तेज रफ्तारी से माजी के धुंधलकों में प्रवास कर रहा है, और जिंदगी के हर मोड़ पर उसे अपनी डॉक्टर साहब या या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई ख्वाहिश का कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती है। झंग पहुंचकर मैं उसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ। दूसरी सुबह मैं अपने नहायत काबिल और फर्ज शनास मजिस्ट्रेट कप्तान महाबत खान के सुपुर्द कर देता हूँ।
कप्तान महाबत खान अली बख्श को एक नहायत मुकद्दस ताबूत की तरह क़िदत से छूकर अपने सीने से लगा लेता है। ऐलान करता है कि वो अली बख्श को आज ही अपने साथ लालपुर ले जाएगा और उसकी ज़मीन का कब्जा दिलाकर ही वापस लौटेगा। हद हो गई, अगर हम ये मामूली सा काम भी नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। शहाबनामा से माखज़ है ये। तो अजीज़ तलबा, इस सबक को आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस सबक में जो मुख्तसर जवाब है, अली बख्श से मुसन्निफ की कैसे मुलाकात हुई, अली बख्श को एक मुरब्बा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई, मुसन्निफ के साथ कार में बैठते हुए अली बख्श के दिल में क्या बहम था। एक सैनमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया। सबक सवाल नंबर 2 इसमें है, सबक का खुलासा अपने लफ्जों में तहरीर करें। तो सबक का खुलासा जो है वो आपने अपने लफ्जों में तहरीर करना। तो यानी कि इसमें आप देखेंगे सवाल, और ये तीसरा सवाल है, अली बख्श के किरदार की नुमाया खूबियाँ पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। अली बख्श की अल्लामा इकबाल की वफ़ात का हाल अली बख्श की ज़बानी बयान करें। इन तमाम सवालात के जवाब जो आपको स्कूल की तरफ से नोट्स दिए गए हैं उसमें से आपने याद करने हैं। ये तमाम सवालात के जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 5 है, मतन की रोशनी में कौसाइन में दिए गए अल्फाज की मदद से मुंदरज जुमले मुकम्मल करें। कब्जा नहीं मिलता तो खाए, इसमें है कढ़ी। इसका सही दुरुस्त जवाब है कढ़ी। अली बख्श के मुताबिक इकबाल अक्सर गुनगुनाते थे कौन सी गजल, कभी है हकीकत मुंतजिर। ठीक है, इसका दूसरा जवाब ये है। डॉक्टर साहब डैश आदमी थे, यानी कि दरवेश आदमी थे। ठीक है, दरवेश आदमी थे। इसके बाद देखेंगे कप्तान सॉरी डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। फिर अलीगढ़ से एक कौन सी लेडी आ गई थी, जर्मन। कप्तान मोहब्बत खान अली बख्श को एक नहायत मुकद्दस, यहाँ पर आएगा दुरुस्त जवाब ताबूत। ताबूत की तरह किधर से छुड़कर अपने सिरे से लगा लेता है। सवाल नंबर 6 है, अली बख्श के को मद्देनजर रखते हुए दोस्त जवाब पर निशान लगाएं। तो इसका पहला है, सबक अली बख्श किस किताब से लिया गया। तो सबक अली बख्श जो है वो शहाबनामा से लिया गया है। मुसन्निफ काम के सिलसिले में कहाँ गए थे, काम के सिलसिले में यहाँ पर लाहौर में गए थे। ठीक है, इसके बाद अली बख्श को ज़मीन कहाँ दी गई थी, झंकिया लालपुर। सेकंड ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है, लालपुर में ज़मीन दी गई थी। आखिरी उम्र में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खाना पीना कम हो गया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन है, यानी गले की खराबी की वजह से उनका खाना पीना कम हो गया था। नेक्स्ट है, अली बख्श के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पसंदीदा खुराक क्या थी। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है, पुलाव और सीख कबाब। हुकूमत ने अली बख्श को कितनी ज़मीन अलॉट की थी। तो इसका दूसरा सही जवाब है, एक मुरब्बा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन सा फल पसंद करते थे। तो इसका तीसरा ऑप्शन दुरुस्त जवाब है, आम। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रात कितने बजे जानमाज पर बैठते थे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका दुरुस्त है, 2-2:30 बजे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को सोते हुए झटका लगता तो क्या करते थे। इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, दुरुस्त जवाब है, अली बख्श से गर्दन के पट्टे यानी मसल्स दबवाते थे। सवाल नंबर 7, सबक के मतलब को मद्देनजर रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। अली बख्श से मुसन्निफ की मुलाकात ख्वाजा अब्दुल रहीम ने करवाई, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अली बख्श से मुसन्निफ ख्वाजा अब्दुल रहीम ने करवाई थी, बिल्कुल ठीक है इसका। और इसके बाद शेखुपुरा के वकील अल्लामा इकबाल के मुरीद थे, तो ये गलत है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल घर के अखराजात के हिसाब किताब नहीं रखते थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब के यहाँ आजमगढ़ से जर्मन लेडी आई थी, गलत। अलीगढ़ से आई थी। फ्रूट सालेड के से डॉक्टर साहब की तबीयत बहाल हो गई थी, ये भी गलत है। महाबत खान ने ऐलान किया अली बख्श का काम करा के दम लेगा, ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 8 देखेंगे, इसमें कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है ख्वाजा अब्दुल रहीम के साथ। इसका जो ऑप्शन आएगा वो जावेद मंजिल है। जावेद इकबाल के साथ दूसरा ऑप्शन है मुनीरा। पान के साथ इसका दुरुस्त जवाब है, इधर देखें, हुक्का। तहसीलदार लफ्ज के साथ मुरीद। महाबत खान के साथ कब्जा। और 2:30 बजे जा नमाज। ठीक है जी, पैराग्राफ की तशरीह जो है सवाल नंबर 9 में वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाई जाएगी। ठीक है, इक्तिबास की तशरीह। इसके अलावा सवाल नंबर 10 देखें, 10 अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए।
इसमें शरीर का मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जो हम मानी हों, यानी कि एक लफ्ज़ के बहुत सारे मायने होते हैं, तो मुतरादिफ अल्फाज उन्हीं को कहा जाता है। एक लफ्ज़ के बहुत सारे मानी हो। शरीर का मतलब शरारती, आमादा का मतलब रजामंदी, और सादगी का मतलब भोलपन, और यहाँ पर फारिग का सॉरी, इसमें भीड़ का जो मानी है वो है हजूम। ठीक है, दोबारा से देख लें। अल्फाज के मुतादिफ लिखें कि अल्फाज के मुतादिफ उन अल्फाज को कहा जाता है यानी कि एक लफ्ज़ के बहुत सारे मानी हों। ठीक है, दोबारा से इसको शुरू से देखते हैं। शरीर का मतलब है शरारती, आमादा का मतलब रजामंदी, भीड़ का मतलब है हजूम रश, सादगी का मतलब है भूलपन, फारिग का मतलब है आज़ाद, और मुकद्दस का मतलब है पाक, खुशगवार का मतलब है मज़ेदार या लजीज। ठीक है, अब इसके बाद अजीज सुलबा ये देखें कि हमने ये चैप्टर जो पढ़ा है अल्लामा इकबाल के एक दीरीना मुलाजिम अली बख्श के बारे में पढ़ा, और अल्लामा इकबाल की निजी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि अल्लामा इकबाल की क्या ज़िंदगी थी, मतलब वो किस तरह थे, इबादत क्या करते थे, किस तरह से बैठा करते थे। अब यहाँ पर जो मुसन्निफ़ हमें बता रहे हैं, मुसन्निफ़ हमें ये बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल के काबिल एतमाद खादिम अली बख्श की खिदमत करना अपने लिए वो बाइस तौकीर समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अजीम लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह ऐसे लोगों को मुंतखब करता है जो खुद भी अजमत के लायक होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अजीम लोगों की खिदमत करते हैं, खुद भी उनके अंदाज को अपना लेते हैं और उनके रंग में रंगे जाते हैं। वो उनकी आदत को अपना भी लेते हैं, उनके चाल चलन को दस्तूर हयात बना लेते हैं, इसलिए उनकी तकरीम भी अहले ज़माना पर लाजिम ठहरती है। इस सबक का मकसद यही है पढ़ने का कि हमें भी अच्छे लोगों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी पैरवी करनी चाहिए, ताकि हम भी अपने चाल चलन को अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर सकें। ठीक है, चाल चलन में और शख्सियत में निखार पैदा कर सकें। हमेशा अजीम और अच्छे लोगों की पैरवी करनी चाहिए, जिससे हम खुद भी सबक हासिल करें। और ये अल्लामा इकबाल के जो मुलाजिम है अली बख्श, ये बहुत ही अच्छे वफादार मुलाजिम रहे हैं। इससे वफादारी का सबूत मिलता है, किस तरह से उन्होंने खिदमत की, किस तरह से वफादारी का सबूत दिया, किस तरह से अल्लामा इकबाल को अपना समझा। और हमें भी यही करना चाहिए कि जो अपने उस्ताद का एहतराम करें, क्योंकि जो चीज़ हम किसी से सीखते हैं, अपने मालिक से कुछ सीखते हैं, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, ताकि हमारी भी लोग इज़्ज़त करें। ठीक है अजीज़ तलबा, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से सबक की इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखेंगे। लेकिन जाने से पहले एक तो ये कि आज का जो घर का काम है वो सवालात के जवाबात और खुलासा, ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से याद करनी है। घर का काम सिर्फ आज याद करने का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इक़्तिबास की तशरीह लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।